Welcome everyone. Today we are going to start a new chapter arithmetic progression जिनसे बहुत लोगों का दुश्मनी है बिकॉज ये चैप्टर जो है ये चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सब कुछ ही है। खैर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसे हम छोटे शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में इस चैप्टर को किया नहीं जा सकता, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। खैर, अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ है ये, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही वीडियो है ये, फालतू के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे इसमें। और बीच बीच में अगर इजी क्वेश्चंस दिख जाए तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए मैंने रखा है, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ईजी लग रहे हैं और आपके रेंज के अंदर है, मतलब समझ जाओ कि इस बार क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इस बार जो बोर्ड्स है उसमें आप क्रैक करने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड्स को क्रैक नहीं करना है, मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू किया जाए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at intervals of every 2 meters. The flags are stored at the position of the middlemost flag. Ruchi was given the responsibility of placing the flags. Okay, Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. Obviously भाई एक ही है, दो हाथ है, दो हाथ से तो एक ही फ्लैग उठा पाएगा ना। How much distance she did cover in completing this job and returning back to collect her books? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग फंस जाएंगे यहाँ पर, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और करो इसको। तो टोटल कितने फ्लैग्स है? 27 फ्लैग्स हैं और उनको एक स्ट्रेट लाइन में हमें मतलब रुचि को क्या करना है, उसको लगाना है। और जितने भी सारे फ्लैग्स हैं उनको रखा गया है एकदम मिडल मोस्ट फ्लैग जहाँ पर, वहाँ पर रखा गया, स्टोर किया गया है। मान लेते हैं कि मिडल मोस्ट ये जो फ्लैग है अपना, ठीक है, यहाँ पर बाकी के फ्लैग्स मतलब रखे हुए हैं। अब हर 2 मीटर की दूरी पर एक फ्लैग होगा, ठीक है, हर 2 मीटर की दूरी पर एक फ्लैग होगा, ठीक है। और टोटल कितने फ्लैग्स है? टोटल है अपने 27 फ्लैग्स और हर फ्लैग के बीच का जो दूरी है वो है 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो मिडल मोस्ट फ्लैग, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे कि मिडल मोस्ट फ्लैग कौन सा फ्लैग होगा? इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 27 है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 मतलब ऑड है, मतलब ऑड वैल्यू है कहे तो 27 ऑड है, तो इसका मिडल मोस्ट जो फ्लैग होगा वो होगा n+1/12 फ्लैग, मतलब 27 + 1/12, ठीक है। 28/2 मतलब 14th फ्लैग, ठीक है। 14th फ्लैग जो है वो होगा सबसे मिडल मोस्ट फ्लैग। तो लिखो, सबसे पहले मिडल मोस्ट फ्लैग निकाल लेते भाई, अपना काम है वो। तो मिडल मोस्ट फ्लैग, मिडल मोस्ट फ्लैग क्या होगा? n+1/12 फ्लैग। और n कितना है? n इज 27। फिर यहाँ से हो जाएगा 27 + 1/12 फ्लैग जो कि होता है 14th फ्लैग। क्लियर? 14th फ्लैग होगा सबसे मिडल मोस्ट फ्लैग। क्लियर? अब उस फ्लैग के उस मिडल मोस्ट फ्लैग है ये वाला, ठीक है। अब इसके इस तरफ फ्लैग लगाने पड़ेंगे रुचि को और इसके इस तरफ फ्लैग लगाने पड़ेंगे रुचि को। ये सबसे मिडल मोस्ट है, दिस इज द मिडल मोस्ट फ्लैग। ओके, अब देखो, तो ये सबसे 14th मिडल मोस्ट फ्लैग है। अब इस तरफ में हमें 2 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, 2 मीटर डिस्टेंस पर फ्लैग लगाते जाने, रुचि को लगाते जाने पड़ेंगे, ओके। अब यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर डिस्टेंस पर फ्लैग
लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर एक फ्लैग को लगाकर फिर से रिटर्न करने में टोटल डिस्टेंस 4 मीटर उसको कवर करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो वो गई ऐसे 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर लगाया फ्लैग को, फिर से उसने रिटर्न किया मिडिल मोस्ट फ्लैग की तरफ। ठीक है, 2 मीटर फिर से डिस्टेंस कवर किया, सो टोटल 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये पहला डिस्टेंस कवर किया। फिर सेकंड फ्लैग को लगाने के लिए पहले 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस लौटने के लिए 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर। तो ऐसे करते करते हमें एक AP मिल जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं, एक AP मिल जाता है हमें। तो AP हो जाएगा, फर्स्ट AP1 4 8, इसके बाद 12, ऐसे करते करते चलता जाएगा। ठीक है भाई, इतना करते करते चलता जाएगा। ओके, इसके बाद AP2 क्या होगा? सेम, इस तरफ भी सेम ही होगा। ठीक है, इस फ्लैग के इस तरफ भी सेम। ठीक है, इस तरफ 2 मीटर किया, फिर यहाँ पर फ्लैग लगाया, फिर से वापस आया तो 4 मीटर कवर हुआ डिस्टेंस। फिर सेकंड फ्लैग के लिए यहाँ पर गया तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर लौटने के लिए 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब 8 मीटर। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ भी सेम ही है, 4 8 12। ठीक है, अभी इसका लास्ट टर्म क्या होगा? तो ऐसे कितने सारे फ्लैग्स हैं? ठीक है ना, 13 फ्लैग्स हैं इस तरफ उस तरफ। ठीक है, इस तरफ कितने फ्लैग्स हैं? इस तरफ 13 फ्लैग्स हैं, और इस तरफ भी 13 फ्लैग्स हैं, और ये बीच में ये वाला एक मिडल मोस्ट फ्लैग है। ठीक है, तो इस तरफ भी 13 फ्लैग्स है, इस तरफ भी 13 फ्लैग्स है, टोटल मिलाकर 27 फ्लैग्स है। क्लियर? तो 13th वाले फ्लैग को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? सिंपल है, तुम A13 कर लो। क्या होगा? A13 ये हो जाएगा 4 + 12 D कितना है भाई? D तो 4 है, 4 + 40 52। क्लियर? तो लास्ट टर्म होगा 52, और यहाँ पर भी 52। क्लियर? तो ये हमारा AP बन गया। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद अब क्या? अब टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना कवर किया होगा? तो फिर हमारे 2 APs तो बन चुके हैं ना। अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस बात कर रहा हूँ। तो माफ़ी चाहूँगा अगर आपके मतलब मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको गाना सुनाई दे रहा है तो समझ जाओ कि मेरे घर के नेबर बहुत पास ही, ठीक है, उनका यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, एक फंक्शन है, तो उसकी वजह से वहाँ पर गाना चल रहे हैं। तो फ्री में गाना भी सुनो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, चलिए। तो हाउ मच डिस्टेंस शी डिड कवर इन कॉम्प्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक। अब देखो, उसने, ठीक है, मिडल मोस्ट फ्लैग से एकदम लास्ट जो अपना 13th फ्लैग है वो लगा लिया। तो इतना डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ा? 26 मीटर कवर करना पड़ेगा, है ना। अब फिर वो फ्लैग को लगाने जाएगी, लगाने के बाद फिर से वो रिटर्न करेगी किसके लिए? अपने किताबों को लेने के लिए। तो वो फिर से 26 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? और फिर अपना काम मतलब ख़त्म हो जाएगा उसका। ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस उसने कवर किया टू रिटर्न बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 APs हुए, है ना। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, वो होगा 2 ऑफ 4,8। ठीक है, 4,8 नहीं, एक्चुअली 4 + 8। ठीक है, 4 + 8 होगा ये। इसमें तुम प्लस दे दो, बिकॉज सम का क्वेश्चन है ना, तो प्लस देना इज बेटर। ठीक है, कॉमा देने से अच्छा प्लस दे दो। ठीक है, तो प्लस होगा कुछ ऐसा। ठीक है, 8 + 12, ऐसे करते 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 प्लस करते 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 अप टू 52। ट्वाइस क्यों हुआ? बिकॉज उसको 2 बार इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, वापस जाओ आओ, वापस जाओ आओ, ऐसे करते करते, ठीक है ना, इसलिए ट्वाइस होगा। क्लियर? याद रखना। इसके बाद 2 × ये क्या है?
सम है, सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4, सो 2 इंटू 4, अच्छा पहले n बाई टू लिख देता हूँ, n कितना होगा 13 होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, बिकॉज उसने क्या किया, उसने 13 फ्लैग्स लगाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर किया, 13 फ्लैग्स, तो n 13 होगा। सो 13 बाई टू इंटू टू इंटू ए मतलब 2 इंटू 4 प्लस n 13 माइनस 1 12, d कितना है, d तो 4 है, ठीक है, 8 माइनस 4 4, फिर यहाँ पर अपना 2 और 2 कैंसिल, 3 इंटू ये 8 प्लस 48, इतना मीटर होगा एक्चुअली ये, ठीक है ना, मीटर में इसको यूनिट लिख लो, 13 इंटू ये हो जाएगा 52 मीटर, सॉरी नॉट 52 इट इज 56, ओके, तो प्लस इंटू करने के बाद ये हो जाता है 728 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस किस लिए कवर किया था, लेफ्ट साइड में 13 फ्लैग्स को लगाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, ये एपी है इसका, और राइट साइड में भी तो कवर किया ना, राइट साइड में भी तो 13 फ्लैग्स को लगाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर हुआ, सो 2 टाइम्स इतना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर हुआ, इसलिए 2 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करके 728 मीटर होगा आंसर। अब बोला कि कौन सा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है वो बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो होगा कि जब उसने, ठीक है, मिडल मोस्ट फ्लैग से अपने लेफ्ट की तरफ 13th फ्लैग को लगाने गई, मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 26 मीटर, फिर वो लौटी किस लिए, अपने बुक्स को लेने के लिए, तो फिर से 26 मीटर, ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस था एक्चुअली, क्लियर। या फिर तुम कह सकते हो कि अपने मिडल मोस्ट फ्लैग से राइट हैंड साइड की तरफ 13th नंबर जो फ्लैग है उसको लगाने के लिए 26 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है, तब उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ओके, तो यही है इसका आंसर। तुम लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रुचि ड्यूरिंग प्लेसिंग द 13th फ्लैग और 27th फ्लैग। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज अगर मैं मान लूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में 13th फ्लैग लगाने के लिए डिस्टेंस इतना है, तो इस तरफ क्या होगा 27th फ्लैग होगा, क्यों, तो ये अपना 14th फ्लैग है, फिर ये वाला 15th फ्लैग होगा, ये वाला 16th होगा, ये 17th 18 ऐसे करते करते लास्ट जो फ्लैग होगा वो होगा 27th फ्लैग, क्यों, बिकॉज टोटल कितने फ्लैग्स है, टोटल है 27 फ्लैग्स, तो लास्ट वाला जो फ्लैग होगा उसको हम कहेंगे 27th फ्लैग, ठीक है। तो अगर रुचि लेफ्ट साइड में 13 फ्लैग को लगाने जाए तो भी उसको 26 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, या फिर राइट हैंड साइड में जब वो 27th फ्लैग लगाने जाएगी तभी उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है, जो 26 मीटर के बराबर ही है, ओके। तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 2 मीटर करके प्लस होगा, 2 कैसे करके, ठीक है, प्लस होता रहेगा, ठीक है, और अप टू 13 टाइम्स क्यों, बिकॉज 13 फ्लैग्स हैं इसलिए 13 टाइम्स, बिकॉज देखो 14th नंबर फ्लैग से इतना डिस्टेंस 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, ऐसे करते करते 13th फ्लैग जाते टाइम्स कितने 2 मीटर होंगे, 2 इंटू 13, क्लियर, तो 26 होगा इसका आंसर, सो 2 इंटू 13 26 मीटर इज द आंसर, इतना मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगी, क्लियर, वाइल कैरिंग ए फ्लैग बोला, ठीक है, वाइल कैरिंग ए फ्लैग, ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि एक फ्लैग उठाकर वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, या फिर ट्रैवल करेगी, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बहुत ईजी है यार, इसको पता नहीं लोग क्यों इतने डरते हैं इस क्वेश्चन से, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है इसका, प्रूफ ही करना है, ठीक है ना, देखो घबराना नहीं है, ठीक है, शो दैट सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी तुमको गिवन ही है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए,
और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है तुम्हारा b, क्लियर। और लास्ट टर्म इक्वल्स टू c, ठीक है। अब मुझे बताओ हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तुम बोलोगे भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसे कि हम अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4, यहाँ से तुम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे इससे 2 को 1 से माइनस कर दो, 2 माइनस 1, यह 1 होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म को माइनस कर दो, मतलब b माइनस a कर दो, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर, जो कि होगा b माइनस a। सिंपल, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ओके। नाउ लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स के बिना हम सम नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है शो दैट द सम ऑफ एन एपी। सम के लिए हमें n/2 मतलब n चाहिए होगा, n के बिना हम नहीं निकाल सकते सम। तो सम निकालने के लिए हम लास्ट टर्म का मदद लेते हैं हमेशा, आपको पता ही है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी। जैसे हम लिखते हैं ना nth टर्म, क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो सिंपली यहाँ पर nth टर्म a प्लस सी माइनस 1 इंटू डी, या फिर c की जगह पर n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। nth टर्म है ना, n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको n का वैल्यू तो चाहिए है ना, तो इसका n लिख दो। nth टर्म तुम जैसे लिखते हो वैसे ही। a होगा क्या, a फर्स्ट टर्म a है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, d तो b माइनस a है, b माइनस a इक्वल्स टू c। यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, c माइनस a बाई b माइनस a, ठीक है। फिर यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आएगा c माइनस a बाई b माइनस a प्लस 1, जो कि होगा c माइनस a प्लस b माइनस a बाई b माइनस a, क्लियर। एलसीएम ले लिया तो हो जाता है c प्लस b माइनस 2a बाई b माइनस a, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू आ गया, अब हम सम निकाल सकते हैं, ओके। नाउ सम Sn, फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिठा दो n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है, c प्लस b माइनस 2a बाई b माइनस a, फिर होल डिवाइडेड बाई 2 है, देखो ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n का वैल्यू ये है, फिर लास्ट में डिवाइडेड बाई 2 कौन देगा, तुम नहीं दोगे क्या, तो n डिवाइडेड बाई 2 होगा, फिर होल इंटू 2a, तो भाई यही है फर्स्ट टर्म, प्लस n का वैल्यू फिर से बिठाओ, c प्लस b माइनस, अच्छा एक काम करो भाई, यहाँ पर nth का वैल्यू मत बिठाओ, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है ना, बताओ, एक और तो फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला, कि सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस ये बिठा दो और दिक्कत ही नहीं है अभी, ठीक है। हो गया काम अपना, a प्लस सी, ठीक है। हमारे पास सम ऑफ द एन टर्म्स कितने फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक और है n/2 इंटू a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक और है n/2 इंटू a प्लस nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम क्यों फालतू का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। तो अब देखो ये जो 2 है ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा c प्लस b माइनस 2a इंटू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए। हो गया ना प्रूफ, क्या टफ था, क्या टफ था भाई, कुछ टफ ही नहीं था भाई, तुम लोग ही घबराते हो भाई, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन किसी से लेने का नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ते हैं भाई ठीक से, ठीक है, लेकिन वैसे ही घबरा जाते हो भाई, अरे यार क्वेश्चन क्या है भाई, इतना ख़राब सा क्वेश्चन दे दिया है भाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैंने तो ये क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है यार। ऐसा अगर करोगे तो मरोगे, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा फंडा है ज़िंदगी का, ठीक है। डरोगे तो मरोगे, सिंपल सा फंडा है, और कुछ नहीं बोलूँगा,
ठीक है, तुम्हें अभी चूज़ करना है कि तुमको डर के रहना है, डर के जीना है, या फिर यू चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लाया हूँ। वैसे मैं इसका इतना टफ मुझे लगा नहीं है, फिर भी लाता हूँ यार, क्या पता आ जाए क्वेश्चन और बहुत लोग क्या पता ना कर पाए। ठीक है, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द ओके 11th टर्म T11, ठीक है, A11 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है ना। T18 इक्वल्स टू 2:3 है ना, ये इसका रेशियो है। हमें फाइंड करना है रेशियो टू द 5th टर्म टू द 21st टर्म। ओके, सिंपल है यार। T11 मतलब क्या हमें पता है, A प्लस 10D, क्लियर। और T18 मतलब क्या, A प्लस 17D इक्वल्स टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3A प्लस 30D इक्वल्स टू 2A प्लस 34D। यहाँ से A का वैल्यू क्या होगा, A इक्वल्स टू -4D, सॉरी A इक्वल्स टू 4D, -4 नहीं होगा, सॉरी, A इक्वल्स टू 4D, मतलब A का वैल्यू 4D के बराबर। अब क्या चाहिए हमें, आप पूछा है कि 5th टर्म टू द 21st टर्म का रेशियो निकालो। नाउ T5 और T21 का रेशियो निकालो। T5 मतलब क्या, A प्लस 4D, और T21 मतलब क्या, A प्लस 20D। ठीक है, इतना तो आता है ना भाई, इतना तो आता है ना, 20D। अब A की जगह पर 4D बिठा दो, या फिर 4D की जगह पर A बिठा दो, कोई भी चलेगा। तो एक 4D की जगह पर A बिठा दिया, ठीक है। अच्छा रुको, A की जगह पर 4D बिठा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A सॉरी 4D प्लस 4D, ठीक है, A की जगह पर 4D बिठा दो फिर से, प्लस 20D। तो ऊपर हो गया 8D, नीचे हो गया 24D, D कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया आंसर। 1:3 इज आंसर। टफ था क्या, इजी था। अब क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। अब सम का रेशियो निकालने के लिए बोला। ऑल्सो S5 डिवाइडेड बाई S21। S5 मतलब क्या, 5/2 इंटू 2A प्लस 4D डिवाइडेड बाई 21/2 2A प्लस 20D। क्लियर। इसके बाद 2 और 2 कैंसिल, तो 5/21 इंटू 2A की जगह पर 4D बिठा दो, तो 2 इंटू 4D प्लस 4D बाई 2 इंटू 4D भी से A की जगह पर 4D प्लस 20D हो गया। तो 5/21 यहाँ पर हो गया 8D प्लस 4D, और यहाँ पर हो गया 8D प्लस 20D, 8D प्लस 20D। तो फिर ये हो जाएगा 5/21, और ये हो जाएगा 12D बाई, ये हो जाएगा 28D। डी कैंसिल, फिर कुछ कैंसिल जाता है क्या भाई, बताओ, कुछ कैंसिल जाता है क्या। ये 2 से कैंसिल गया 6, ये 2 से गया 14, ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 7, 15:2। अच्छा रुको, और एक बार कैंसिल जाएगा, रुको, इससे डिवाइड कर दिया 7, 5:49, तो 5:49 हो जाएगा आंसर। टफ था क्या भाई, ये टफ था क्या। अगर ऐसे क्वेश्चन से नहीं कर पाओगे ना, तो भाई समझ जाओ भाई, तुम्हारा हालत बहुत टाइट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो यार, क्या बच्चों की तरह रोने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे कौन से नंबर्स है 100 और 200 के बीच में, मतलब कितने नंबर्स हैं वो पहले निकालो, फिर सम निकालो उनका। तो हमें सबसे पहले n चाहिए, ठीक है, n के बिना हम सम नहीं निकाल सकते। तो देखो कैसे करना है, ठीक है, गाना सुन कर ना कान मेरा ख़राब हो चुका है भाई, सेम गाना चला रहा है कब से। ठीक है, और गाना इनके पास है नहीं, कोई बात नहीं। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबल बाय 9 मतलब क्या, 100 डिविजिबल बाय 9 करो तो 1 दिया, फिर से 10 आ गया, 1 दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से 1 हटा दो, 10। ठीक है, अब 10 को तुमको, रुको, इसको आएगा 10 है ना, तो इसको मैं 10 ऐड कर दूँ तो 9 से डिविजिबल होगा क्या, देखते हैं।
20 नहीं, डिविजिबल तो नहीं है। खैर वेट, क्या था, ओ याद आया, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 9 करो, 1 हुआ। अब 9 माइनस 1 कर दो 8, अब इस 8 को कर दो तुम 100 में ऐड, तो 108, दिस इज डिविजिबल बाई 9। क्लियर? सो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय, अच्छा जो भी हो, AP लिख देता हूँ डायरेक्ट। AP क्या होगा, पहला होगा 108, फिर 9 करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। 9 मतलब ऐड करो, इसमें 9 ऐड करो तो कितना होगा, वो 126, इसमें 9 ऐड करो तो कितना होगा 135, ठीक है। ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद 200 बोला ना, तो लास्ट टर्म 200 है ना, तो 200 को 9 से डिवाइड कर दो, कर दिया तो 1 दिया, 1 नहीं 2 दिया तो 18, वैसे 2 दिया तो 18। अब क्या करना है, बताओ। सिंपली 2 को 22 से माइनस करो 20, अब इस 20 को 200 से माइनस कर दो, 200 से 20 को माइनस किया 180, 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना भाई। लेकिन एक और नंबर भी है 198, अच्छा मैं तो भूल ही गया। 200 को 9 से डिवाइड करो, ठीक है, रिमाइंडर 2 आता है, 2 को इससे माइनस कर दो, 200 से माइनस कर दो, हो जाएगा काम। तो 198 भी डिविजिबल है, ठीक है। मैं खुद भूल गया भाई ट्रिक क्या था। खैर ये हो गया 198, ये हमारा AP बन गया। फर्स्ट टर्म हो गया 108, कॉमन डिफरेंस 9। नाउ लास्ट टर्म आपको पता है 198, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, n-1 इक्वल्स टू 198 माइनस A/D, ये हो जाएगा 198 माइनस 108 बाई 9, तो ये हो जाएगा 90/9 10, n इक्वल्स टू 11, ठीक है। सो नंबर ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 100 से 200 के बीच में है और 9 से डिविजिबल है, ऐसे 11 इंटीजर्स हैं। सो अब इनका सम निकाल लो, बस यही तो चाहिए था हमें। S11 क्या हो जाएगा, S11 हो जाएगा 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 108, लास्ट टर्म कितना है 198, कर दो भाई। 11/2 इंटू 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 306। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 इंटू डिवाइड करो 15 है 6 है ना, 153, 11 इंटू 153 हो जाता है 1683 इज द आंसर। So this is the sum of all the integers that are between 100 and 200 and are divisible by 9. Clear? तो रोमन 1 हो गया। अब रोमन 2 कैसे करोगे, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो मुझे बताओ 100 से 200 के बीच में कितने नंबर्स है भाई, 100 से 200 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 98। क्लियर? अब 98 में से 11 आर डिविजिबल बाय 9, तो बाकी कितने रहे 87। वेट, सम बोला नंबर ऑफ टोटल इंटीजर्स, तो ओके 101 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा लास्ट टर्म, वेट 100 से 200 में कितने नंबर से भाई 1, अरे हाँ ये भी तो चलेगा भाई 199, रुको, अच्छा छोड़ो। जो भी हो, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो वैसे करेंगे तो झमेला हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा ऐसे करो, रोमन 2 नॉट डिविजिबल बोला, तो नॉट डिविजिबल हुआ तो AP कैसा होगा, पहला होगा 101, ठीक है, फिर होगा 102, ऐसे करते करते जाओ। अब नॉट डिविजिबल निकालने के लिए एक काम कर सकते हो, रुको। अगर मैं सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 में से माइनस कर दूं सम ऑफ
क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9, तो फिर मुझे मिल जाएगा सम ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय नॉट 9। समझ में आया? अगर मैं 100 और 200 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का सम निकाल लूँ, और उस सम में से अगर मैं इस सम को माइनस कर दूँ, मतलब जो सम डिविजिबल सम ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 9 कर दूँ, अगर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे किसका सम मिलेगा, सम ऑफ द इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर हुआ? तो ऐसे करना है। तो AP, तो 100 और 200 के बीच में बोला तो काउंटिंग स्टार्ट होगा 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे करते करते 200 के बीच में, मतलब 199। ठीक है, दिस इज सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स। थोड़ा वेट, फर्स्ट टर्म 101, कॉमन डिफरेंस 1, अब nth टर्म इज 199, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे, इक्वल्स टू 199 माइनस 101 बाई 1, तो क्या होता है 98, तो n हो जाएगा 99। मतलब 100 और 200 के बीच में ऐसे 99 नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इनका सम निकालो, सम ऑफ सम ऑफ 99, 99 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो 99 बाई 2 इंटू प्लस किया तो 300। क्लियर? तो इसको डिवाइड किया 150 और इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 14850। क्लियर? अब ये है जितने भी टोटल इंटीजर्स हैं उनका सम, उससे सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाई 9 माइनस कर दो तो सम ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई नॉट बाई 9 हो जाएगा। तो सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 लिख देना, माइनस सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9, तो 14850 माइनस 1683 जो कि होता है 13167 इज द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ ऐसे इस प्रकार से करना है। टोटल सम निकालो जितने भी इंटीजर्स है, वहाँ से जो डिविजिबल है उनका सम माइनस कर दो तो मिल जाएगा तुमको नॉट डिविजिबल बाय 9 का सम। क्लियर? तो ऐसे करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ओके, आई होप आई वॉज क्लियर। Question number 5. An AP consists of 37 terms. The sum of the three middlemost terms is 225 and the sum of the last three terms is 429. Find the AP. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक AP में 37 टर्म्स है। क्लियर? एक AP में 37 टर्म्स है और मिडल के 3 टर्म्स का सम है 225 और लास्ट के 3 टर्म्स का सम है 429। हमें AP फाइंड करना है। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम मिडल मोस्ट टर्म निकाल सकते हैं और ये ऑड है। ठीक है, तो लिखो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं वो होगा 37। सो देयरफॉर मिडल मोस्ट टर्म क्या होगा, मिडल मोस्ट टर्म इक्वल्स टू ऑड है, जो कि ऑड है, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑड, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 12th टर्म, जो कि होगा 38 बाई 12th टर्म, जो कि होगा 19th टर्म। तो 19th टर्म जो है वो मिडिल मोस्ट है। अब 18th टर्म प्लस 19th टर्म प्लस 20th टर्म, इन्हें हम कहते हैं मिडिल मोस्ट टर्म्स। 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स। क्लियर? ये सबसे मिडिल मोस्ट टर्म, इसके एक लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम एक वैल्यू और राइट हैंड साइड का एक वैल्यू लेते हैं। इन तीनों को हम कहते हैं मिडिल मोस्ट टर्म्स। इनका सम गिवन है 225। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, T18 plus T19 plus T20 इक्वल्स टू 225। क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पता है कि A प्लस 17D होता है,
ये होता है a प्लस 18d, ये होता है a प्लस 19d, ऑल इक्वल्स टू 225। क्लियर। यहाँ से तुमको मिल जाएगा a प्लस 18d इक्वल्स टू 75। क्लियर। यहाँ से तुमको इक्वेशन मिल जाएगा, इसको तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। अब टोटल है 37 टर्म्स, तो 37th टर्म जो होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो 37 टर्म प्लस 36th टर्म प्लस 35th टर्म मिलाकर 429 होगा इसका सम। क्वेश्चन में गिवन है, देखो लास्ट 3 टर्म्स मतलब क्या, 35 प्लस 36 प्लस 37, इन तीनों टर्म्स का सम होगा 429। क्लियर। तो ऑल्सो T35, T36, T37 equals to 429, means A plus 34D plus A plus 35D plus A plus 36D equals to 429। अब तुमको यहाँ से एक और इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा A प्लस 35D इक्वल्स टू 143। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 माइनस 2 कर सकते हो, 1 माइनस 2 या फिर 2 माइनस 1, तो A प्लस 18D इक्वल्स टू 75, A प्लस 35D इक्वल्स टू 143, माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 17D इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 68, तो माइनस माइनस कैंसिल और D हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड करने पर 4। ओके, D 4 आ चुका है। अब A का वैल्यू निकाल सकते हो कैसे भी, इक्वेशन 1 में पुट कर दो A का वैल्यू, सर D का वैल्यू, तो A हो जाएगा 75 माइनस 18 इंटू D मतलब 4, तो यहाँ से A का वैल्यू तुमको मिल जाएगा 3। क्लियर। A का वैल्यू यहाँ से 3 मिल गया। अब हमें AP चाहिए था, है ना। AP तो और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बिना होगा नहीं, ठीक है, तो वही हमने निकाला। तो AP क्या होगा, पहले 3 फिर 4 करके प्लस करते जाओ, तो 4 प्लस करोगे तो 7, 4 प्लस करोगे 11, 4 प्लस करोगे 15, ऐसे करते 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 तुम्हारा AP चलता जाएगा। क्लियर। ओके, ये हमारा AP आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर, यही हमें चाहिए था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। 2 का भी हो और 5 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो ओके, 2 का भी हो और 5 का भी हो। अच्छा मुझे बताओ, 2 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो मतलब क्या, 10 का मल्टीपल होना। क्यों, बिकॉज 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। मतलब 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 10 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है। तो मैं इसको इनडायरेक्टली लिख सकता हूँ कि दोज इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ दोज इंटीजर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो इससे हमारा केस और भी आसान हो जाता है। तो रोमन 1 देखो, रोमन वन multiples of 2 as well as 5 equals to क्या होगा, एलसीएम कह सकते हो, एलसीएम ऑफ 2 and 5 जो कि होता है 10। ठीक है, 10 होगा। तो हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर 500 के बीच में बोला है। यहाँ पर बिटवीन है और यहाँ पर फ्रॉम है, दोनों अलग अलग चीज़ है। बिटवीन मतलब 1 और 500 एक्सक्लूडेड, फ्रॉम 100 to 500 मतलब 1 इंक्लूडेड एंड 500 ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर। ओके, नाउ 100 से 500 के 1 से 500 के बीच में ऐसे कितने 10 के मल्टीपल से देखते हैं, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। 500 को 10 से डिवाइड करो तो आता है 550। ठीक है,
अब 52 आया, ओके, लेकिन हमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 500 को इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर। इसलिए हमें 490 को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 490 से 10 को, तो 49 हो जाएगा इसका, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन आपको एपी बनाना पड़ेगा। एपी होगा तुम्हारा पहले तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे करते 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 अप टू कितना 490, बिकॉज 500 एक्सक्लूडेड है, वरना हम 500 को भी लेते बिकॉज वो भी 10 से डिविजिबल है। ये हो गया फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 10, nth टर्म इज़ 490। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 490 माइनस 10/10, जो कि होता है 480/10, जो कि होता है 48। यहाँ से n का वैल्यू 49, ठीक है। तो ऐसे 49 इंटीजर्स है 1 से 500 के बीच में, जो 10 के मल्टीपल्स है, फिर डिविजल है उनसे, डिविजिबल बाई 10, ओके, जो भी हो। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द 49। सो दिस इज 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। सो 49 इंटू ये 500 डिवाइडेड बाई 2, 250, जो कितना होता है, जो कि होता है 12250 इज द आंसर। ये रोमन 1 का आंसर है, क्लियर। सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, दैट इज वी कैन से मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन 1 and 500। अब फ्रॉम 1 and 500 देखते हैं वो कैसा होगा। उसमें सिंपली कुछ नहीं है, उसमें बस सिंपली आपको 500 को इंक्लूड करना है, क्लियर। रोमन 2 एपी क्या होगा, एपी बहुत सिंपल है, 10 तो रहेगा ही, 10, 20, 30 ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इस बार 490 तक नहीं, इस बार 500 तक, ठीक है। तो इस बार नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 50। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 10, nth टर्म हो जाएगा 500, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा एक बढ़ जाएगा तो 50, पहले 49 था अब 50, ठीक है। कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ 50 टर्म्स, सम ऑफ 50 means 50/2 into first term plus last term means 25 into 520/2, जो कि होता है तुम्हारा 255, ओके। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉरी ये 510/2 जो कहते 255 मल्टीप्लाई करने के बाद, इतना छोटा छोटा लिखा क्यों आ रहा है मेरा, 255 जो कि होगा 12750 इज द आंसर। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 500 which are multiples of 2 as well as 5, clear. Now Roman 3 is very very important। रोमन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमन 3 इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 which are multiples of 2 or 5, या तो वो 2 के मल्टीपल्स होंगे या तो वो 5 के मल्टीपल्स होंगे, और 1 से 500 मतलब इस बार 1 भी इंक्लूडेड है और 500 भी इंक्लूडेड है। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, इसे कैसे निकालेंगे, देखो रोमन 3 देखते जाइए। अब गौर से सुनो, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 की कोई बात नहीं आ रही है, क्लियर, बिकॉज आइदर 2 आइदर 5, लेकिन 10 में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें जितने भी यहाँ पर इंटीजर्स हैं 1 से 500 तक जो 10 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हमें हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 का और 5 का मल्टीपल्स को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, 10 का नहीं, बिकॉज 10 का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। अगर एज वेल एज आता तब होता, लेकिन एज वेल एज नहीं है और है, तब हमें 10 को हटाना पड़ेगा भाई। कैसे हटाएंगे, माइनस करना पड़ेगा सिंपली, है ना। देखो, इसके लिए हमारे पास पहले दो एपी बनाना पड़ेंगे, दो एपी बनाने पड़ेंगे। क्या क्या,
एक है हमारे 2 के लिए एक AP बनेगा, 5 के लिए एक AP बनेगा, फिर 2 के इंटीजर्स के लिए सम बनेगा और 5 के इंटीजर्स के लिए सम बनेगा। उन सम दोनों को प्लस करना पड़ेगा और सम ऑफ जो 10 के मल्टीपल्स है उनको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे होगा हमारा स्ट्रेटेजी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो AP1 ये है हमारे 2 के लिए। 2 के लिए जो डिविजिबल है 1 से 500 तक वो है 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अप टू 500। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, देखते हैं 500। तो n-1 इक्वल्स टू 500 माइनस 2 बाई 2, 498 बाई 2 जो कि होता है 249। तो n का वैल्यू 250। तो 1 से लेकर 500 तक 2 से डिविजिबल ऐसे, मतलब 2 के मल्टीपल्स ऐसे 250 इंटीजर्स हैं। क्लियर? 250 इंटीजर्स है। अब देखते हैं कि 5 का कितने हैं भाई। 5 के AP2, तो AP2 तो 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। ठीक है, अप टू 500 ये भी 500। तो इसमें भी कॉमन फर्स्ट टर्म 5 है एक्चुअली। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 5, nth टर्म 500। तो n-1 होगा 500 माइनस 5 बाई 5, 495 बाई 5 जो कि होता है 9 देने पर 99। क्लियर? 99। तो n हो जाएगा 100। क्लियर? तो ऐसे 100 इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 500 तक जो 5 के मल्टीपल्स हैं। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो 5 के मल्टीपल्स के लिस्ट में AP में वहाँ पर 10 इंक्लूडेड आ जाता है और 2 के वहाँ पर भी 10 आ जाता है बार बार। तो दोनों ही केसेस में 10 जो है या फिर 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं या फिर 10 के टेबल में जितने भी आने वाले लोग हैं उनको हटा दिया। बिकॉज भाई वो तो पहले 2 के साथ भी आ रहे थे, अब 5 के साथ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो और 2 बार क्यों आएंगे भाई, वो तो सिर्फ एक बार ही आना चाहिए उनको। ठीक है, सो इसलिए 2 और 5 से मतलब जितने भी तुम्हारे 10 के मल्टीपल्स वाले इंटीजर्स हैं सबको हटाना पड़ा हमें। क्लियर? बिकॉज डबल नहीं आ सकता भाई, ये डबल रोटी खा रहा है भाई। ठीक है, शादी में बारात के साथ भी आया और फिर दुल्हन के साइड से भी आ गया खाने के लिए, है ना। तो ये तो मुनाफा हो गया इसका, है ना। इसलिए 10 को हटाना पड़ता है। क्लियर? अब 10 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं हमें देखा यहाँ पर। ठीक है, 10 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं? 10 के ऐसे 49 मल्टीपल्स हैं। तो बस इनका प्लस करके इनका प्लस करके 49 को माइनस कर दो, बिकॉज ये मल्टीपल्स किसके हैं? 10 के हैं। ओके, तो इंटीजर्स, टोटल इंटीजर्स which are multiples of तुम्हारे 2 और 5 इक्वल्स टू, पहले 2 के मल्टीपल्स कितने हैं भाई? 250। फिर 5 के कितने हैं? 100। इससे माइनस कर दो, तुम्हारे 10 के मल्टीपल्स कितने हैं? 49, माइनस कर दिया। सो 350 माइनस 49, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर हो गया 301। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें सम निकालना है ना, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। कैसे निकालेंगे? पहले 2 का सम निकालो। 2 के है कितने? सम ऑफ 250 मल्टीपल्स प्लस सम ऑफ 5 के 100 माइनस सम ऑफ 49 मल्टीपल्स ऑफ 10 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 500। इसमें होगा 100 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 500 माइनस इसका होगा 49 बाई 2, फर्स्ट टर्म 10, लास्ट टर्म भी 500। क्लियर? अच्छा भाई, अच्छा रुको, यहाँ पर मैं सर गलत लिखा है ना, ये तो गलत लिखा है ना मैंने, बिकॉज ये तो 100 तक है, 10 का ये 100 तक है। हाँ सॉरी, ये 49 नहीं होगा, 50 होगा, बिकॉज 500 को इंक्लूड मैंने किया नहीं, सॉरी। ये 50 होगा, ये 50 होगा और ये 300 होगा। तो ऐसे 300 टर्म्स
इंटीजर्स होंगे जो या तो 2 से टू के मल्टीपल है या फिर 5 के, ठीक है, 10 के मल्टीपल नहीं है। ओके, तो ये 49 ये 50 होगा, ठीक है। दिस वुड बी 50 बाई 2, तो डिवाइड करने पर ये हो जाएगा तुम्हारा 250 इंटू 251, ये होगा 50 इंटू 505, ये होगा 225 इंटू 510, हाँ ये होगा 62750 प्लस 25250, और ये होगा 12750। करने पर तुमको मिलेगा यहाँ पर 8800 माइनस 12750 इक्वल्स टू 75250 इज द आंसर। क्लियर? ओके, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। मेन तो भाई यही है, ठीक है, मेन चीज़ तो यही है, सम आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना सम के कुछ कर नहीं सकते आप इसको, ठीक है, सम तो निकालना ही पड़ेगा, इसको सम तो निकालना ही पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर अभी 7 होगा ना, या फिर 6 हो गया, अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम AP इज 167। अच्छा, इन दोनों का सम आता है 167, है ना। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP एंड द सम ऑफ द, अच्छा समझ आ गया क्वेश्चन, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इक्वल्स टू 167, तो S5 प्लस S7 इक्वल्स टू 167, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2A प्लस 4D, और ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इक्वल्स टू 167। क्लियर? अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अपना बस मल्टीप्लाई कर दो, 10A प्लस 20D प्लस 14A प्लस 42D इक्वल्स टू 167 इंटू 2 कर दो, जो कि होता है 334। ओके, 334 हो गया। इसके बाद यहाँ से प्लस करते हैं तो 24A प्लस 62D इक्वल्स टू 167 इंटू 2, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें वैसे भी डिवाइड करने वाले। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 12A प्लस ये हो जाएगा 31D इक्वल्स टू 167, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड में। दिस इज इक्वेशन 1। इसके बाद इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज़ 235, अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज़ 235, 235 मतलब 10/2 इंटू 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 235, डिवाइड कर दिया 5 से, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, सो 47। क्लियर? सो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 47, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब 2 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को, तो ये जाएगा 12A प्लस 54D इक्वल्स टू 476 इंटू 6, 47 इंटू 6, जो कि होता है 282। क्लियर? इक्वेशन 3, नाउ 3 माइनस 1 कर दो, 12A प्लस 54D इक्वल्स टू 282, और ये है 12A प्लस 31D इक्वल्स टू 167, माइनस 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 सब माइनस, 12 कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा 23D, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। क्लियर?
तो d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 5, तो d का वैल्यू 5 आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन 1 में। तो 12a इक्वल्स टू 167 माइनस 31d, 31 इंटू 5, जो कि होता है 167 माइनस 155, जो कि होता है 12, ओके, जो कि होगा 12, ओके। तो a का वैल्यू आ गया है अपना 12, है ना। और रुको, a का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 12, a का वैल्यू 1, ठीक है। 12 डिवाइडेड 12, a का वैल्यू 1। इसके बाद हमें क्या चाहिए था भाई, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकाल लेते हैं। S20, 20 बाई 2, 2 इंटू ए प्लस 19 इंटू डी, जो कि है 5, 10 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 4 करने से 95, तो 970, ठीक है। इस द आंसर क्लियर, 970 इज द आंसर, ठीक है। टफ था क्या, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Kanika was given her pocket money on January 1st, 2008. She puts rupees 1 on day 1, rupees 2 on day 2, rupees 3 on day 3. Okay, continued doing so till the end of the month. From this money into her piggy bank, she also spent rupees 204 of her pocket money and found that at the end of the month she still had rupees 100 with her. How much was her pocket money for the month? मतलब उसको पॉकेट मनी दिया जाता था, ठीक है। एक पहले दिन ₹1, इसके बाद वाले दिन ₹2, ऐसे करते करते जनवरी के एंड तक, मतलब जनवरी में 31 डेज, तो 31 डेज तक दिया जाएगा। तो अभी बोला गया कि वो 204 रुपीज़ स्पेंड भी करती है अपने पॉकेट मनी से, तो फिर भी उसको देखा जाता है कि उसके पास अभी भी 100 रुपये थे, तो उसको कितने रुपीज़ पॉकेट मनी दिए गए थे ओरिजिनली, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके पॉकेट मनी को हम लेट हर पॉकेट मनी भी x रुपीज़, तो पॉकेट मनी को मान लेते हैं कि उसको ₹x दिया गया था, लेट। तो AP दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, AP दिख रहा है हमें। AP पहले दिन 1, ठीक है, इसके बाद वाले दिन प्लस में लिखो तो अच्छा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। ऐसे करते करते 31 जनवरी को क्या मिलेगा उसको, ₹31 मिलेगा, है ना। तो ऐसे करते करते उसका पैसा जा रहा था ना, पैसा बढ़ रहा था। तो हमें अभी सम ऑफ 31 निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 31 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म 31, 31 बाई 2 इंटू 32, 16, 31 इंटू 16, 496। तो इतना पैसा क्या था, सम था 496 का, लेकिन उसको पॉकेट मनी कितना दिया गया था, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने पिगी बैंक से इतना रुपीस एट द एंड ऑफ द मंथ लेती है। एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब महीने ख़त्म होने के बाद, मतलब 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को जब वो अपने पिगी बैंक से, ठीक है, पैसे लेती है, तो उस इतना पैसे लेते हैं 496। फिर इसमें से उसने क्या किया था, उसमें इसने से मतलब जितना सपोज ये उसके पास x रुपीज़ का था, ठीक है, x रुपीज़ उसको पॉकेट मनी दिया गया था। तो जब उसने 1 फरवरी को देखा पिगी बैंक को खोल कर, तो उसने इतना रुपीज़ पाया 496। फिर उसे याद आया कि उसने इसी x रुपीज़ से 204 रुपीज़ यूज़ किया था, क्लियर। और फिर भी उसके पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है, इतना यूज़ करने के बाद भी, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि, तो इसको मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, सपोज उसके पास ₹X मनी, पॉकेट मनी उसको दिया गया था,
तो वो वहाँ पर हर एक दिन ₹1, फिर ₹2, फिर ₹3, ऐसे करते करते वो अपने पिगी बैंक में डालती थी। ओके, फिर डालने के बाद जब उसने 31 डेज तक पैसे जमा करके जनवरी ख़त्म होने के बाद 1 फरवरी को अपना पिगी बैंक खोला तो उसमें उसने देखा 496 रुपीज़ थे। ठीक है, मतलब उसने क्या किया था कि जितना पॉकेट मनी था उसमें से उसने इतना रुपीस ले लिया, तो x माइनस 496। क्लियर। अब उसको फिर से याद आया कि उसने इसी x रुपीस में से और भी 204 रुपये यूज अप किया था। ठीक है, शी स्पेंड ₹204 ऑफ आर पॉकेट मनी। तो पहले तो भाई उसने x रुपीस से इतना रुपीस ले लिया था, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फेब्रुअरी। फिर उसको याद आया कि उसने इससे और भी 204 रुपीस लिया था, लेकिन फिर भी बट एट द एंड ऑफ द मंथ शी स्टिल हैड ₹100 विथ हर। लेकिन फिर भी उसके पास कितने रुपीस थे, फिर भी इतना कुछ माइनस करने के बाद उसके पास 100 रुपीस थे। अब यहाँ से तुमको एक्स मिल जाएगा जो कि होगा तुम्हारा 800, तो 800 था उसका पॉकेट मनी। क्लियर, मतलब पॉकेट मनी से पहले तो 496 लिया एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर उसको याद आया कि उसने पॉकेट मनी से 204 रुपये फिर से लिए थे, बहुत पहले स्पेंड किया था, तो एक्स पॉकेट मनी से इसको माइनस किया। फिर उसने देखा कि फिर भी उसके पास 100 रुपये थे, तो माइनस करने के बाद भी उसके पास 100 रुपये थे, तो यहाँ से इक्वेशन बन के तुमको 800 मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि बात? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पॉकेट मनी से 496 लिया, फिर 204 स्पेंड किया, तो फिर भी उसके पास 100 रुपीज़ बच गए थे, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो उसका पॉकेट मनी होगा 800। दिस इज़ द आंसर। क्लियर, ये था कनिका का पॉकेट मनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 9। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 numbers which are multiples of 2 as well as 9। तो मैं क्या नहीं कह सकता कि LCM ऑफ 2 and 9 मतलब 18। मतलब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 7 नंबर्स निकाले हैं जो कि 18 के मल्टीपल्स हो। ठीक है, तो लिखो 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 मल्टीपल्स ऑफ 2 as well as 9 equals to LCM of 2 and 9 that is 18। तो AP दिखने में कैसा होगा, तो पहले 18 होगा, फिर 36 होगा, फिर अपना 36 के बाद क्या होगा 52 होगा। ठीक है, 52 के बाद क्या होगा, 52 के बाद होगा अपना 60। ओके, अच्छा 60 नहीं सॉरी 70। हाँ, इसके बाद क्या होगा, ऐसे करते 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 कितने 7 टर्म्स है ना, ऐसे करते करते 7 टर्म्स, हमें उनका सम निकालना है। तो n तो 7 है, फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस भी 18 है। सो सिंपली यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द 7 टर्म्स। 7/2 इंटू 2 इंटू a प्लस 6 इंटू d जो कि 18 ही है। 7/2 इंटू ये होगा 36 प्लस ये होगा 108। 7/2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये 1, तो ये होगा 72 जो कि होता है 504। क्लियर। सो दिस इज द सम ऑफ द 7 नंबर्स which are multiples of 2 as well as 9, that is you can say multiples of 18। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? इजी तो है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स बोला कि 7 है, फर्स्ट टर्म 18, कॉमन डिफरेंस 18, ऐसे करते करते मतलब सिंपली 18 का टेबल तुमको लिखना है। ठीक है, फिर 7 से फॉर्मूला तुमको पता ही है, लगा लो और हो गया आंसर, इजी। क्वेश्चन 10 चेकआउट करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। तो मिडल मोस्ट टर्म 30 है। ठीक है, मिडल मोस्ट टर्म 30 होने का मतलब क्या कि
whose middlemost term is 30. ओके, सो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है इसको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11, तो मिडल मोस्ट टर्म का वैल्यू 30, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, बताओ। इससे मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो, जस्ट चेक इट आउट। सिंपल है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है क्वेश्चन को, देखो। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, ऑड है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा मिडल मोस्ट टर्म का? मिडल मोस्ट टर्म क्या होगा? मिडल मोस्ट टर्म, ठीक है। मिडल मोस्ट टर्म इक्वल्स टू n+1 बाई 12th टर्म, जो कि होगा 11+1/12 मतलब 6th टर्म, ठीक है। 6th टर्म मतलब T6। लेकिन भाई साहब हमारे पास तो मिडल मोस्ट टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन 30 है, तो इसकी जगह पर 30 बिठा दो, तो 30 इक्वल्स टू व्हाट? 30 इक्वल्स टू T6। तो फ्रॉम हेयर T6 मतलब क्या? वी नो a+5d इक्वल्स टू 30। ये तो क्लियर है, a+5d इक्वल्स टू 30। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द ऑल द 11 टर्म्स। तो सम ऑफ 11 टर्म्स मतलब क्या? S11, जो कि होगा फॉर्मूला 11/2 इंटू 2a+10d विच इज इक्वल्स टू 11/2। अब देखो यहाँ से गौर करके, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा? 2 को कॉमन लिया तो रहेगा a+5d, और भाई हमें तो a+5d का वैल्यू 30 पता ही है, तो बिठा दो यहाँ पर। सो 11, 2 और 2 कट जाएगा, 11 इंटू 30 बीत जाएगा, बैठ जाएगा, तो हो जाएगा 330 इज आंसर। क्या टफ था भाई, क्या टफ था? थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा पेशेंस रखना था, है ना। फिर से रिकैप मारता हूँ। सम ऑफ 11 टर्म्स निकालने के लिए बोला, मतलब टोटल 11 टर्म्स है, बिकॉज देखो ऑल लिखा हुआ है, ऑल मतलब क्या? टोटल ही 11 टर्म्स है, और मिडल मोस्ट टर्म 30 है। तो हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता है और अगर वो ऑड है, तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला n+1/12th टर्म, जो कि हमें T6 टर्म। तो T6 टर्म जो होगा वो मिडल मोस्ट टर्म मतलब 30 के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? यहाँ से a+5d आ गया 30। फिर हमें निकालना था 11 टर्म्स का सम, तो S11 फॉर्मूला क्या है? 2a+n-1 d। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, बिकॉज ए भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, कॉमन ले लिया 2, तो आ गया a+5d जिसका वैल्यू 30 है, बिठा दिया, आंसर आ गया। ईजी है या टफ है बताओ? ईजी था, ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए था, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। करो भाई, इसको प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, इसको कैसे करना है बताओ, ठीक है। दिक्कत है तो बताओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो देखो देखो, ठीक है। तुम वीडियो को पॉज करके करो, मैं करता हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट S12 इक्वल्स टू 3 इंटू S8 माइनस S4। क्लियर? ओके भाई, समझ में आ गया, इजी है। देखो, सबसे पहले LHS देखते हैं और फिर RHS देखेंगे, ठीक है। फिर RHS देखेंगे। देखो RHS, LHS है S12, तो S12 का सम क्या होगा? 12/2, ओके, 12/2 इंटू 2a+11d। ये तो क्लियर है, मतलब 6 इंटू 2a+11d। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। क्लियर? ओके, इसके बाद RHS में देखते हैं कि 3 इंटू S8 माइनस दिस, ओके। तो क्या करना है? 3 इंटू S8 मतलब क्या? S8 मतलब 8/2 इंटू 2a+7d प्लस S4 मतलब 4/2 इंटू 2a+3d। क्लियर? तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू, ये हो गया 4 इंटू 2a+7d प्लस ये 2 इंटू 2a+3d। अब मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा 8a+28d प्लस 4a प्लस 6d, 3 जो कि होता है हमारा यहाँ पर 12a प्लस ये करेंगे तो 34d आता है।
ओके, अब क्या करना है, वेट, यहाँ पर एक गलती हुआ ना, ये माइनस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस, ये माइनस 4a और ये माइनस होकर 22, क्लियर, अब होगा, है ना, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12a प्लस 66d, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12a प्लस 66d, तो देखो दोनों में ही बराबर आ चुका है वैल्यू। सो क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, समझ में आया, हैंस प्रूव्ड, क्लियर, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ माइनस में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कहाँ पर गलती हुआ, ओके, माइनस होगा वो वहाँ पर और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हमें रोमन 2 और रोमन 3 करना है, ठीक है, रोमन 1 नहीं चाहिए हमें, ओनली रोमन 2 एंड 3, रोमन 2 और 3 में हमें साम निकालना है ना, करके देखो रोमन 2 और रोमन 3 कैसा लगता है बताओ, इजी है या टफ है बताओ, दिक्कत देगा या नहीं। सो फर्स्ट टर्म इज़ 4 माइनस 1/n, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 2n माइनस 4 प्लस 1/n, ऐसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेने की बारी, एलसीएम n, ये हो जाएगा 4n माइनस 2 माइनस 4n प्लस 1, 4n कैंसिल, माइनस 1/n, क्लियर। सो कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1/n, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ रे, आ गया ना, कॉमन डिफरेंस -1/1, सॉरी -1/n हुआ, ओके। नाउ सम ऑफ अप टू n टर्म्स, तो एस एन निकाल लो, क्या होगा, n/2 इंटू 2a, ठीक है, 2a, सो 2 इंटू a लिखा दो, मतलब 4 माइनस 1/n प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, डी है अपना -1/n, सो n/2 इंटू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 8 माइनस 2/n प्लस ये हो जाएगा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1/n, क्लियर। सो n/2 इंटू ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एलसीएम लेते हैं n, तो 8n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, n कैंसल हो गया, तो क्या रह गया यहाँ पर, हो गया 7n माइनस 1/2 इज द आंसर। कोई टफ था क्या भाई, लल्लू क्वेश्चन था, है ना, बस वैल्यू देख के दौड़ जाते हो तुम लोग। तो रोमन 2 हो चुका है, नाउ रोमन 3, ओके आते हैं भाई, देखते हैं रोमन 3 में क्या गोल मच रही है, देखते हैं, कुछ खतरनाक लग रहा है भाई, अरे क्या खतरनाक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, लिखो पहले फर्स्ट टर्म, A1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं लगेगा, क्लियर। फर्स्ट टर्म, अब कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म जो कि है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b बाई a प्लस बी माइनस a माइनस बी, मतलब फर्स्ट टर्म है अपना, है ना, बराबर है, ओके, माइनस कर दो, 3a माइनस 2b माइनस a प्लस बी, साइन चेंज होगा, और एलसीएम तो a प्लस बी ही रहेगा, ये होगा 2a माइनस बी बाई a प्लस बी, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना इजी तो तुम कर ही सकते हो ना। ना अप टू 11 बोला, तो S11 निकालो, S11 11/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू a, सॉरी a माइनस बी बाई a प्लस बी प्लस 10d, d कितना है, d है 2a माइनस बी बाई a प्लस बी, क्लियर, 11/2 मल्टीप्लाई कर दो, 2a माइनस 2b प्लस ये हो जाएगा 20a माइनस 10b, और एलसीएम तो a प्लस बी होगा, ठीक है, एलसीएम में कोई चेंज नहीं है, इसलिए नो दिक्कत, 11/2 2a प्लस 22 हो जाएगा, और ये -12b हो जाएगा बाई a प्लस बी, यहाँ से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, कॉमन तो जा सकता है, 11/2 यहाँ पर 2 कॉमन गया तो 11a, सॉरी
11a minus 6b by a plus b, 2 और 2 cancel. So 11 into 11a, अरे यार 11a minus 6b by a plus b. ओके ये तो चाहिए था बस. ओके ये होगा हमारा आंसर. ठीक है हो गया. कहा टफ था यार. ठीक है थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा ऐसा था कि लोग डर जाए है ना, लेकिन डरने का नहीं रे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखो. फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म गिवन है. ओके तो मिडल मोस्ट टर्म का सम निकालना है. अब मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए ना भाई, कितने लोग हैं, कितने आदमी थे, वो निकालो पहले. ठीक है तो फर्स्ट टर्म है -4/3. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -1 माइनस 4/3 तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 4/3 1/3. कॉमन डिफरेंस 1/3 लिखो जल्दी 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 कॉपी करो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करने का है ना. ओके तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/3. फिर अच्छा अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा. nth टर्म गिवन है, nth टर्म इज़ 4 होल 1/3 जो कि होता है 13/3. ठीक है यहाँ से n का वैल्यू निकालो, n - 1 = 13/3 माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 1/3. तो 17/3 बाय 1/3 17. तो n का वैल्यू 18. तो ऐसे कितने टर्म्स है? 18 टर्म्स है. तो ये इवन का फॉर्मूला लगेगा अभी. ठीक है अब तक तो हम ऑड का कर रहे थे, ऑड का ऑड नंबर ऑफ इवेंट्स हुए तो सॉरी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म्स हुए तो कैसे करना है. अब इवेंट का हुआ तो ऐसा करना है. इवेंट का हुआ तो मिडल मोस्ट टर्म क्या क्या होंगे, बार बार ए क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, डी लिखने की जगह पर. मिडल मोस्ट टर्म इक्वल्स टू पहला तो n/2 ट्वेल्थ टर्म एंड दूसरा होता है n/2 + 1th टर्म. क्लियर. तो कुछ आपने याद होगा हमने स्टैटिस्टिक्स में किया था क्लास बच्चे जब थे. तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था? मीडियन निकालने का फॉर्मूला अगर ऑड होता तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, अगर इवन होता तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन हाफ इसका. ठीक है लेकिन यहाँ पर हाफ नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसा है एंड है, इसमें प्लस नहीं है. ठीक है तो n है हमारा 18, तो ये 9th टर्म हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 10th टर्म. अब इन दोनों का सम निकालो. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ 9th टर्म प्लस 10th टर्म हमें पूछा गया है क्वेश्चन में है ना. ये है मिडल मोस्ट टर्म्स. क्लियर. यूजिंग द फॉर्मूला हमने निकाला. 9th टर्म मतलब T9 प्लस ये T10, a + 8d + 8 a + 9d, 2a + 17d. a कितना है भाई? a अपना -4/3 है. d कितना है? -1/3 है ना. हाँ भाई सॉरी +1/3. तो -8 + 7/3 3 होगा आंसर. क्लियर. ठीक है भाई ये हो गया आंसर. ठीक है भाई इजी था. तो मिडल मोस्ट टर्म्स निकालने के फॉर्मूले लिख दिया है मैंने. इवन के लिए ये फार्मूला है, सॉरी ये नहीं, इवन के लिए ये फार्मूला है और ऑड के लिए तो मैंने करवा के रखा था मैंने. ठीक है ना वो देख लेना, वो ऑड के लिए है. बस इजी है यार, एपी चैप्टर बहुत इजी है. ठीक है बस थोड़ा सा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 14 देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, बिटवीन बोला है. ठीक है व्हिच डिवाइडेड बाय 4 लीव ए रिमाइंडर 3. तो देखते हैं डिवाइड करके. तो 4 से डिवाइड करने पर है ना, तो 10 को 4 से डिवाइड करने के बाद तो 2 आता है. तो 11 को देखते हैं. 11 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 2 8, हाँ
ठीक है ना भाई, हो गया ना। तो पहला हमारा एपी का जो पहला मेंबर है वो है 11, और लास्ट वाला मेंबर कैसे निकालेंगे? एपी का पहला मेंबर तो 11 है, फिर 4 से प्लस करते जाओ, ठीक है, 4 प्लस मतलब 15, फिर 4 से 19, ऐसा करते करते चला जाएगा। अब लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 28, यहाँ पर 20 आता है, ये तो फुल्ली डिविजिबल हो जाता है नहीं, तो 299 को डिवाइड करके देखो 4 से, 7 दिया 28, फिर 19 दिया तो 4 दिया 16, 3 आता है, तो इसका लास्ट टर्म होगा 299। ठीक है, ये हमारा एपी बन गया है इजीली। फर्स्ट टर्म 11, कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है, और nth टर्म जो है वो है 299। अब nth टर्म से हम n-1 मतलब nth नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, -11 बाई कॉमन डिफरेंस 4, 288 बाई 4 जो कि होता है 72, मतलब n हो जाएगा 73। क्लियर, n इक्वल्स टू 73। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से 300 के बीच में है, जो 4 से डिवाइड होने पर 3 का रिमाइंडर देते हैं, वो है 73। अब इनका सम निकाल लो। नहीं, सम नहीं चाहिए, ओह सॉरी, सम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर पूछा है, तो 73 इज़ द आंसर। ईजी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जैसे जिससे मतलब तुम बहुत जल्द कर पाओ, और गलती के बिना। क्लियर, गलतियों के बिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होने के लिए क्या होना पड़ता है, लेस देन 0 होना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि जो लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी द nth टर्म। मान लेते हैं जो nth टर्म है वो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब क्या कि nth टर्म का जो वैल्यू होगा वो 0 से कम होगा। क्लियर, ओके। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इज स्मॉलर देन 0। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 53 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, बता कॉमन डिफरेंस कितना है, -5। क्लियर, -5 स्मॉलर देन 0। तो 53 प्लस ये हो जाएगा -5n प्लस 5 स्मॉलर देन 0। तो 58 माइनस 5n स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब अगर मैं 5n को उस तरफ लेके जाऊं तो 5n विल बी ग्रेटर देन 58। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, बिकॉज 58 को उस तरफ लेके जाओगे तो -58। ठीक है, फिर माइनस से जब तुम इंटू करते हो इनइक्वलिटी में तब साइन चेंज हो जाता है। क्लियर, इसलिए 5n ग्रेटर देन 58। तो इसको डिवाइड कर दो, n ग्रेटर देन 58 डिवाइड करने पर कितना आता है 1, फिर इसमें 8 आ गया तो फिर से 1, 3, 11.6 है ना, 11.6। सो n का वैल्यू 11.6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 11.6 के बाद कौन सा टर्म आता है भाई, 12। तो 12 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो हेंस n equals to 12, that is therefore 12th term is the first negative term। अब 12th टर्म मतलब क्या, T12, जो कि होगा फॉर्मूला की मदद से a प्लस 11d। a है 53, 11 इंटू -5 हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा -2। तो -2 हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है भाई साहब। ठीक है, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो याद रखना कि n ग्रेटर देन 11.6 का मतलब ये होगा कि 11 के बाद मतलब 12 डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि n का वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और डेसिमल में नहीं हो सकता, उसको होना पड़ेगा कैसे, उसको होना पड़ेगा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्लियर, बिकॉज कोई नहीं बोलता कि -1th टर्म क्या होगा। ठीक है, हम बोलते हैं कि 18th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा, 1 लाख टर्म क्या होगा। तो पॉजिटिव
नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं, 0th टर्म क्या होता है ऐसा नहीं बोलते हम, -1th टर्म क्या होता है ऐसा नहीं बोलते हम, ठीक है ना। तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू इस जस्ट बाद जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा वही हमें बताना है, बिकॉज बोला ही तो है कि ग्रेटर देन 11.6, 11.6 का ग्रेटर कौन होगा, 12, सिंपल। तो 12 टर्म को दिखा देना है कि हाँ भाई ये स्मॉलर देन 0 है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 12th टर्म इज द आंसर। कुछ टर्म बोला, 12th टर्म बोले लिखना है तुमको, 12th टर्म इज द आंसर, ठीक है। फिर तुमको दिखा देना कि कैसे नेगेटिव हुआ, ठीक है, ऐसे करके दिखा देना, ठीक है, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ना क्वेश्चन नंबर 16 देखो। Question number 16. The angles of a triangle are in AP. The greatest angle is twice the least. Find all the angles of the triangle. तो बहुत सिंपल सा है कि फाइंड द जो एंगल्स है ट्राइंगल के वो AP में है। AP का मतलब क्या, वो A, इसके बाद A+D+A+2D फॉर्म में है, क्लियर। लेकिन तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये टेक्निक्स है क्या कि AP में है मतलब क्या होगा कि A+B+C आर इन AP, इसका मतलब B = A+C/2, इसको हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि हमने पढ़ा था एरिथमेटिक मीन, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है, बाय 2 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म, क्लियर। फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम, इसको हाफ से डिवाइड किया 2 से, तो हमें सेकेंड टर्म मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दिस एंगल्स आर इन AP, मतलब फर्स्ट एंगल प्लस थर्ड एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेकंड एंगल मिलेगा, ये एक रिलेशन है, ठीक है, बढ़िया सा एक रिलेशन है, क्लियर। तो आपको इसको याद रखना है। ये देखो, अरे यार फिर से वो नमूना शुरू हो गया, ये जा भाई आ जा ठीक से, थैंक यू आ गया ठीक से। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो क्योंकि एंगल्स जो है, एंगल्स को मान लेते हैं हम ABC, लेट एंगल्स बी AB एंड C। तो देयरफॉर B इक्वल्स टू, मतलब सेकेंड जो है वो होगा A+C/2, यहाँ से 2B इक्वल्स टू A+C, क्लियर। ये एक रिलेशन मिल गया। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर का जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, ठीक है। अभी क्या करना है, एंगल A+C के जगह पर बिठा दो 2B, तो B + 2B इक्वल्स टू 180, यहाँ से 3B इक्वल्स टू 180, तो B का वैल्यू यहाँ से 60, ठीक है, B का वैल्यू आ गया है 60, सिंपल, B का वैल्यू आ चुका है 60। एक और रिलेशन गिवन है क्या, गिवन है, अच्छा यहाँ पर तुम B का वैल्यू पुट कर दो पहले तो, ठीक है, यहाँ पर तुम B का वैल्यू पुट कर दो। सो 2 × 60 इक्वल्स टू A+C, सो 120 डिग्री इक्वल्स टू A+C। नाउ द क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। सो ग्रेटेस्ट एंगल है वो छोटे एंगल से 2 गुना बड़ा है। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि लेट A इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल, और C जो है वो लीस्ट एंगल है, तो देयरफॉर हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द लीस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस वाले एंगल से 2 टाइम्स ज़्यादा। अब यहाँ से A का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2C, तो 120 डिग्री इक्वल्स टू A की जगह पर 2C + C, तो C का वैल्यू यहाँ से आ गया 3/40 डिग्रीज, C का वैल्यू 40। अब A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 × 40 मतलब 80 हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ से 80 डिग्री हो गया ना आंसर, इजीली हो गया, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन के हेल्प लेकर हमने इसको कर लिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। एरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला लिख के रखो, आ सकता है क्वेश्चन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्प्लिट
207 into 3 parts such that these are in AP and product of the two smaller parts is 4623। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, पता है कि आपको मान लेना है कि जो पार्ट्स हैं हमारे वो AP में तो है ऑब्वियसली, तो क्योंकि वो AP में है तो उनको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रुको थोड़ा सा, इनको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, let the parts be a minus d a plus d। ठीक है, अब देखो AP में है तो माइनस डी हो सकता है फर्स्ट टर्म और ये a प्लस डी हो सकता है, या फिर a माइनस 2d a माइनस डी a, या फिर a प्लस डी a प्लस 2d। तो कोई सा भी करो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड यही होता है। ठीक है तो ये हमने लाया कैसे? अगर तुम एरिथमेटिक मीन लगाओगे तो इसको और इसको प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो, तुमको a मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं बताओ, देखो ट्राई करके। a माइनस डी प्लस डी, डी कैंसिल बाय 2, तो 2a बाई 2, 2 कैंसिल a क्या गया, सेकेंड टर्म मिल गया हमें। ठीक है ना, तो ऐसे इसको लाया गया। आपके आर एस अग्रवाल में भी गिवन है कि कैसे स्ट्रेटजीज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स। यहाँ पर स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन से हैं बता सकते हो? यहाँ पर स्मॉलर पार्ट्स है ये वाला और ये वाला। बताओ कि भाई ये स्मॉलर पार्ट क्यों नहीं है? बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू में है। a प्लस डी, इसका मतलब क्या? a प्लस डी का मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है ये कुछ ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा वैल्यू होगा। ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ा है, लेकिन ये इससे छोटा है, बिकॉज इसमें a में कुछ ऐड किया जा रहा है और इसमें a से कुछ माइनस किया जा रहा है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू है 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 + 1 मान लेते हैं इसको, तो 2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? 1 - 1 0 हो जाएगा। तो स्मॉलर कौन से हैं? ये 0 वाला और 1 वाला। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो है कुछ ऐसा। अब क्या करना है आपको? सिंपली अभी कुछ नहीं करना, आप इन सबको प्लस कर दो। ओके, बिकॉज देखो हमें करना क्या है कि 207 चाहिए हमें। तो अगर हम इन तीनों पार्ट्स को प्लस करेंगे तो हमें 207 मिलेगा। ठीक है ना, बिकॉज द सम ऑफ द टर्म्स विल बी इक्वल टू 207। 207 को ही तो हम डिवाइड करने वाले हैं, 207 को ही तो हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट्स में। तो अगर हम इस पार्ट को इस पार्ट को प्लस करेंगे तो हमें 207 ही मिलने वाला है ना, हमें 207 ही मिलने वाला है। तो अगर हम इन तीनों पार्ट्स को प्लस करेंगे, नाउ सम करो, सम इक्वल्स टू a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जो कि होगा 207 के बराबर। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, यहाँ से 3a इक्वल्स टू 207, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा तुमको 69। क्लियर? तो ऐसे मतलब ये टेक्निक, मतलब इसको चूज करने का राज ये है कि इसमें d जो है कैंसिल हो जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? तुमको a मिल जाएगा और a मिल गया तो तुमको d मिल जाएगा, और d की ज़रूरत भी नहीं होती है एक्चुअली इसमें। अगर ज़रूरत है तो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, निकाल लेते हैं। देखो d को, तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। अब d के बिना तो हम निकाल नहीं से पाएंगे इन पार्ट्स को, तो ऑब्वियसली d हमें चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में d की ज़रूरत होती नहीं है। ओके, वेल अभी इसमें ज़रूरत है तो करेंगे। अब गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स। स्मॉलर पार्ट्स कौन से है भाई? a माइनस डी और a, ये है स्मॉलर पार्ट्स। इनका प्रोडक्ट है 4623, मतलब a² माइनस ad माइनस 4623 इक्वल 0। a का वैल्यू 69, इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस एक काम करो, ये छोड़ो भाई, ये छोड़ो, ऐसे नहीं। 69 इंटू 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623। इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 67। तो माइनस डी इक्वल्स टू -2, यहाँ से डी का वैल्यू आ जाता है 2। क्लियर? ओके, फिर डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब हम पार्ट्स के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो पार्ट्स क्या क्या होंगे?
ए माइनस डी मतलब क्या, 69 माइनस 2 67। तो पहला पार्ट 67, इसके वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट 69 और इसके बाद वाला पार्ट 69 प्लस 2 71। सो व्हाट आर द पार्ट्स, दिस आर द पार्ट्स। तो इन तीनों पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे 207 को, तो जो छोटे ये और ये, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, ये और ये स्मॉलर पार्ट्स के अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 4623 मिलेगा। क्लियर है? फिर से देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कर लो, देखो फिर से देख लो। इनका सम किसके बराबर होगा, 207 के बराबर होगा, बिकॉज हमने क्या किया, 207 को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस करेंगे तो हमें 207 मिलेगा। तो प्लस करने के बाद यहाँ से ए का वैल्यू 207 मिला। ठीक है, फिर गिवन है कि छोटा 2 पार्ट्स, तो ये छोटा पार्ट, ये स्मॉलर पार्ट से इनका प्रोडक्ट किया तो 4623 मिलेगा। यहाँ से डी का वैल्यू मिल गया, ए और डी मिल गया तो पार्ट्स का वैल्यू मिल गया। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस पी के प्लस 8 2 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होना का मतलब क्या है। अब इसको हम कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक एपी है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते करते, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या, ये कोई टर्म होगा, इसके बाद ये कोई टर्म होगा, ये इसके बाद ये कोई टर्म होगा, है ना। तो पहला टर्म कुछ ऐसा है कि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। अब ये फर्स्ट टर्म हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो इसके बाद आता है ये वाला टर्म कि 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 आया। इसके बाद आया हमारा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आया। अब हमें पता है कि अगर मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से माइनस कर दूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस के बराबर वैल्यू मिलेगा। अगर मैं फिर से इसको इससे माइनस कर दूं, मुझे फिर से कॉमन डिफरेंस के बराबर वैल्यू मिलेगा। है कि नहीं? ट्रू है ये बात? ठीक है ना। तो यहाँ से इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा और यहाँ से इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, दोनों बराबर होंगे, बिकॉज दोनों क्या है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है। तो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ठीक है, पहले रुको, इसको यहाँ लिखता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस दिस, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू whom, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस फिर से वही तुम्हारा 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू डी, जो कि कॉमन डिफरेंस के बराबर है। बिकॉज हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस किया, जो कि कॉमन डिफरेंस के बराबर का वैल्यू मिलेगा। दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, रुको, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस प्लस 6। अब यहाँ से ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना 3k स्क्वायर माइनस, ये भी k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर और ये प्लस k और ये प्लस 10, k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से माइनस 2k इक्वल्स टू 12 है क्या, हाँ, k का वैल्यू यहाँ पर, रुको, कुछ तो गलती हुआ है, 4 माइनस ये 2k स्क्वायर 2 ये तब माइनस हो जाएगा, वेट ये प्लस कैसा है भाई, माइनस, ये प्लस ये माइनस होगा, हाँ अब ठीक है, तो ये प्लस 4 ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2, फिर माइनस 2 होने से ये माइनस टू कैंसिल, सो 2k इक्वल्स टू 0, माइनस 2k इक्वल्स 0 तो k इक्वल्स टू 0। ठीक है, k का वैल्यू आ गया 0, तो k का वैल्यू मिल गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस क्या करना था, बस कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कर लिया मैंने यहाँ पर ऐसे ही।
करने के बाद कैंसिल वैंसिल करके आंसर आ गया के का वैल्यू 0। सिंपल, याद रखो कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द 26th and 11th and last terms of an AP are given. Find a common difference and the number of terms. बताओ कैसे करो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी 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 करो 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 ट्राई करो जल्दी करो, मैं फिर करके दूंगा। तो देखो T26 हो रहा है अपना 0 गिवन है क्वेश्चन में, T11 है अपना 3 और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है अपना -1/5। तो यहाँ से क्या होगा a + 25d का वैल्यू 0, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a का वैल्यू -25d। क्लियर, और इसका वैल्यू क्या होगा a + 10d का वैल्यू 3, तो यहाँ पर क्या करो 25 a की जगह पर -25d बिठा दो, प्लस 10d = 3, यहाँ से -15d = 3, यहाँ से d का वैल्यू -1/5। ठीक है भाई, क्लियर, कॉमन डिफरेंस मिल गया -1/5। नाउ a का वैल्यू भी निकाल लो। ठीक है, a का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो d का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो a = -25 इंटू -1/5 कैंसिल तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a का वैल्यू आ गया 5, तो फर्स्ट टर्म हो गया 5। इजी, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ बिकॉज जल्दी खत्म करने के लिए। a का वैल्यू 5 आ गया, डन। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, n टर्म से वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से n - 1 = व्हाट, -1/5 माइनस a कितना है 5 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस -1/5, तो ये जाएगा -25/5 बाई -1/5, 5 कैंसिल, -26/-1 = 26, तो n हो जाएगा 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 27 हो गया। इजी, समझ में आया? कुछ नहीं, बस n टर्म के फॉर्मूला में a और d बिठाकर n का वैल्यू निकाल लिया, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फाइंड a, b and c such that the following numbers are in AP, a, 7, b, 23 and c। मतलब a, b, c के ऐसे वैल्यूज बताओ जिससे कि ये जो है ये नंबर जो AP में रहे। तो AP में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, AP में रहने के लिए पहला कंडीशन है कि यहाँ से इसको माइनस करेंगे और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो बराबर होगा, इससे माइनस करेंगे तो बराबर होगा। देखो फॉर AP, फॉर एन सीक्वेंस बीइंग AP, फॉर a sequence to be AP, for a sequence to be AP क्या करना पड़ेगा भाई, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि 7 - a बराबर होना चाहिए किसके बराबर, b - 7 के बराबर, और ये बराबर होना चाहिए 23 - b के बराबर, और ये बराबर होना चाहिए c - 23 के बराबर। ठीक है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस जो होंगे वो बराबर होने चाहिए, इक्वल्स टू d लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से क्या करोगे कि दो भी, अच्छा तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लेता हूँ मैं। ठीक है, ये और ये लेता हूँ, थोड़ा वेट करो, ये और ये लेता हूँ मैं। ठीक है, तो -b - 7 = 23 - b, यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा 2b = यहाँ से माइनस किया तो 16। ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया, रुको माइनस करने पर अच्छा प्लस हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है, b का वैल्यू आ गया 15, इजी। अब a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब a के वैल्यू के लिए हमने क्या किया, अब a के वैल्यू के लिए हमने इसको लिया। ठीक है, इस इक्वेशन लिया और इस वाली इक्वेशन को लिया। तो देखो कैसे, 7 - a = b - 7। ठीक है ना, तो b का वैल्यू तो पता है 15 है, तो 7 - a = 15 - 7, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -1। सिंपल, a का वैल्यू आ गया। अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, c का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसको और इसको। ठीक है भाई, देखो तो 23 - b = c - 23, b का वैल्यू पता है, 23 - 15 = c - 23, तो माइनस करेंगे तो रहेगा यहाँ पर कितना 8, तो c का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 31। ठीक है, c का वैल्यू आ गया 31, हो गया आंसर, इजी। टफ था क्या? बस याद रखना कि AP होने के लिए
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा हमेशा। क्लियर? उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी दिस इज। तो फ्रॉम द एंड के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। क्या फॉर्मूला है दिखाता हूँ। वो फॉर्मूला ऐसा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? L क्या है? लास्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है, मतलब टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, टर्म फ्रॉम द एंड ये हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम करेंगे। देखो, तो हमारे पास एपी का पता है, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म 49 गिवन है, तो L 49 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ? निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे? इसी से। तो ये हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। a क्या है? -11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होता है? d कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, -8 माइनस -11 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 49। यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 49 प्लस 11 बाई 3, जो कि होता है 50/3। सॉरी, नॉट 50, इट इज 60/3, तो 20, तो n का वैल्यू आ जाता है 21। तो n का वैल्यू आ गया 21। इसके बाद देखते हैं। ओके, n का वैल्यू मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी है। अब हम निकाल सकते हैं, कितना बोला? फोर्थ टर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा L4, सॉरी L4 नहीं, nth टर्म फ्रॉम द एंड होगा, फोर्थ टर्म, अरे यार इसको तो ऐसा लिखना था ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। L कितना है? L तो अपना 49 है, माइनस 3 इंटू डी कितना है? 3। सो 49 माइनस 9, दैट इज आंसर इज 40 इज द आंसर। क्लियर? सो 40 इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है -1 और दूसरे का है -8, तो उनका डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म्स बताना है। बहुत सिंपल है, देखो 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 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी देखो। तो फर्स्ट एपी, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म है -1 और बाकी का नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हियर इज -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट नोन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट नोन, सिंपल। और सेकेंड AP2 इसका फर्स्ट टर्म -8, फिर नहीं पता। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया है -8। नाउ वी हैव टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म। नाउ डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म्स, तो इस AP का फोर्थ टर्म T4 मान लेते हैं और इस AP का फोर्थ टर्म T4 डैश मान लेते हैं, मॉड दे देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से AP का, ठीक है, कौन से AP का वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, इसलिए मॉड देते हैं, जिससे कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? सो नाउ T4 मीन्स व्हाट? A प्लस 3D, सिंपल, A प्लस 3D, और माइनस इसके बाद T4 डैश। ठीक है, T4 डैश, तो A डैश कर लो और प्लस 3D, D तो सेम रहेगा। क्लियर? D तो सेम रहेगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज होगा, इसका फर्स्ट टर्म -1, इसका फर्स्ट टर्म -8। ओके, A प्लस 3, अच्छा मॉड के अंदर रखो भाई साहब, मॉड के अंदर रखो। ठीक है, मॉड के अंदर रखते हैं इसको, तो A, अरे 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 भाई साहब, A प्लस 3D माइनस A डैश माइनस 3D, तो -3D माइनस 3D कैंसिल, सॉरी प्लस 3D माइनस 3D कैंसिल, मॉड आ गया, अरे मॉड आ गया। ठीक है, इसके बाद अभी ये हो जाएगा -1 -8 प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा mod 7, मतलब 7 ही होगा आंसर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हो गया अपना 7 इज द आंसर, 7 इज द आंसर, तो इसका आंसर होगा 7।
So option C is the answer here. And finally हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. So AP is also done. Now our next topic is quadratic equation. वो भी हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.